Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of alkyl and aryl halides, that is physical properties of alkyl and aryl halides. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एल्काइल और एराइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करा, प्रिपरेशंस हमने डिस्कस करी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया। आज मैं आपको एल्काइल और एराइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हूँ। बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ही इजी होती है और एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस क्या करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हम उसमें मेनली इसमें 4 बातें डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, सॉल्युबिलिटी और डाइपोल मोमेंट के बारे में। अगर स्टूडेंट्स मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों चीजें जो हैं वो इन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती, कुछ फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें पहला फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैसे तो कई तरह के होते हैं, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम मेनली 3 ही तरह के डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है वॉन डेर वाल फोर्स, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फिर एच बॉन्ड। स्टूडेंट्स, वॉन डेर वाल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है, उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स डाइपोल डाइपोल होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो एच बॉन्ड होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो है मैंने काफी कुछ आपको बताया था कि वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में लगता है। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, और नोबल गैसेस होती हैं, ये किस केस में आती हैं? नॉन पोलर के केस में आती है। और वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि सेम एटम से मिलकर के बने होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, तो वो भी जो है नॉन पोलर होते हैं। और अगर कोई जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हम उसमें मॉलिक्यूल के अंदर हम उसमें पहले तो हाइब्रिडेशन निकालते हैं, फिर लोन पेयर निकालते हैं। अगर तो उसके अंदर लोन पेयर नहीं है तो वो कौन से केस में आ जाता है? नॉन पोलर केसेस में आता है। और जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? वॉन डेर वाल। वैसे तो स्टूडेंट्स वॉन डेर वाल फोर्स हर कंपाउंड के बीच में लगता है, हर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें केवल एक ही फोर्स एक्ट करता है, वो कौन सा है? वॉन डेर वाल फोर्स। और जो वॉन डेर वाल फोर्स होता है स्टूडेंट्स, ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। और सरफेस एरिया जो है वो डिपेंड करता है ब्रांचिंग के ऊपर। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया उतना ही कम और वॉन डेर वाल फोर्स भी उतना ही कम होता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको लास्ट ईयर 11th क्लास में भी बताई थी और इस समय भी बता रही हूँ। और फिर हम जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे तब फिर बताऊंगी मैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी बातें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट आपके जरूर क्लियर होने चाहिए। तो ये तो बात मैंने आपको बताई वॉन डेर वाल फोर्स के बारे में। अच्छा, जो हमारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, ये जो है वो दो पोलर कंपाउंड्स के बीच में, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? दो एटम, अगर कोई डाई एटॉमिक है और डाई एटॉमिक के अंदर दोनों एटम उसके डिफरेंट है, जैसे कि HCl, तो इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर Cl की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी दो पोल बन गए। ठीक है, अब HCl और HCl के बीच में, यानी कि इसके पार्शियल नेगेटिव और इसके पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, जो एच बॉन्डिंग की बात थी ये भी हमने लास्ट ईयर करी थी कि एच बॉन्ड जो होते हैं दैट इज द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी एक तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन
यहाँ पे दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो मॉलिक्यूल के पास H जरूर होना चाहिए और दूसरा वो जो H है या तो N से जुड़ा हो या O से जुड़ा हो या वो F से जुड़ा हो। ठीक है, ऐसे मैंने कहा था कि फोन याद कर लेना, फोन। ये तीन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और जैसे कि हमने सपोज करो मैं वाटर की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, जो फोर्स लगेगा एक तरह से डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एच बॉन्ड बोलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें मैंने फिर से एक बार आपको रिवाइज कराई हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप आगे की जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टी वो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन बातें थी, हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की और सॉल्युबिलिटी की। एक तो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने होते हैं, तीन तरह के, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, उससे वीक डाइपोल डाइपोल और सबसे वीक कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है। अच्छा, ये तीनों चीजें मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ये तीनों चीजें जो है वो शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये तो हमने स्टूडेंट जनरल बात करी जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई होगी। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, और वो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि हमें एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम कह रहे हैं हेलो एल्केन्स के लिए, देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन को का रिप्रेजेंटेशन क्या है, RH, और हेलो एल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, RH। तो ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। अच्छा, RX के अंदर X हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कैसा हो गया, पोलर हो गया। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा फोर्स लगता है, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो बताओ भी ऑब्वियसली किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हेलो एल्केन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसी के अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो एल्काइल जो हायर, दो रीजन है स्टूडेंट्स कि एल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। उसका एक रीजन तो ये हो गया कि ये ज्यादा पोलर होते हैं। पोलर होते हैं तो इनमें कौन सा फोर्स होगा, डाइपोल डाइपोल होगा, जबकि उनमें कौन सा होगा, वैन डर वाल होगा। दूसरी बात, इनका मॉलिक्यूलर मास भी तो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो R के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ R के साथ X जुड़ा हुआ है। H का तो 1 ही होता है मास, हेलोजन तो डिपेंड करेगा कौन सा लिया, लेकिन एक से तो ज्यादा ही होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी और पोलैरिटी के हिसाब से भी एल्काइल हैलाइड्स जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा है, R ग्रुप को तो सेम रखा है, लेकिन हमने हेलोजन बदल दिए हैं। अब देखो, हेलोजन चेंज करने पर मॉलिक्यूलर वेट तो बदलेगा। अब देखो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर और मास पे। हमें पता है स्टूडेंट्स, आई का साइज बड़ा है और आई का मास भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, RI का। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या है कि हमने x की वैल्यू फिक्स कर दी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ हमने देखो ये Cl लिया, ये भी Cl लिया और ये भी Cl लिया, यानी हेलोजन तो हमारा फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का है, यहाँ एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन के हैं, यहाँ एल्काइल ग्रुप 3 कार्बन के हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होगी, R का साइज बड़ा होगा, वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था वैन डर वाल की फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, तीसरा केस देखो कि अगर एक ही एल्काइल हैलाइड है, हमारा 4 कार्बन एटम का एल्काइल हैलाइड है, लेकिन एक तो वो है CH3 का होल ट्वाइस CCl है, तो बताओ मैं इसको कैसे लिखूंगी, ऐसे ही लिखूंगी ना, CH3 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 और Cl। एक में 2 है हेलो एल्काइल ग्रुप, एक में जो है इसमें भी 2 है एल्काइल ग्रुप, और इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है, एक ही है। देखो, तो यहाँ तो
एक स्ट्रेट चेन बनी, यहाँ पे 2 चेन्स बन रही हैं छोटी, यहाँ पर भी 2 चेन्स बन रही हैं, यहाँ पर आपकी 3 चेन बन रही हैं। तो देखो स्टूडेंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना, मॉलिक्यूल उतना ही स्फेरिकल होता चला जाएगा, और हमें पता है स्फेरिकल चीज का सरफेस एरिया कम होता है, तो वॉन डर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल आंसर देना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग जो है वो बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, वॉन डर वाल फोर्स कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात कर ली इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम हेलो एल्केन लेते हैं यानी RX लेते हैं, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है। अच्छा, और अगर हम हेलो एरीन लेते हैं तो भाई ये भी बेंजीन है, ये X है, ये भी स्लाइट पॉजिटिव है, ये भी स्लाइट नेगेटिव है। तो भाई इस हिसाब से तो ये पोलर हो गया ना, ये भी पोलर हो गया। अच्छा, जो वाटर होता है वो भी पोलर होता है, और हमने तो यही पढ़ा था लास्ट ईयर कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, यानी कि पोलर डिसॉल्व पोलर है, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। तो RX तो पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो इसका मतलब कि एल्काइल हैलाइड को तो वाटर में घुल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है कि जो RX और RX है, इनके बीच में बॉन्ड बना होता है, इनके बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड। इसी तरीके से वाटर के बीच में भी क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, जब वाटर अकेला था तो उसके बीच में H बॉन्डिंग थी, जब RX थे तो उसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स करा तो इनके हेलोजन और इसके H के बीच में क्या बनेंगे? बॉन्ड बनेंगे। अगर तो वो F है तो H बॉन्ड बनेगा, अगर कोई और एल्काइल हैलाइड है तो डाइपोल डाइपोल बनेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जब एल्काइल हैलाइड अकेला था तो उसके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, और जब वाटर अकेला था तो उसके बीच के H बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो जो नया बॉन्ड बना वो वीक बना। तो स्टूडेंट्स, वही तो बॉन्ड्स बनेंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग, पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, मिलाने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद बॉन्ड वीक हो गए। तो ऐसी रिएक्शन थोड़ी होती है, रिएक्शन ऐसी फिनोमिना थोड़ी होते हैं। फिनोमिना वो होते हैं जिसमें बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज और सिस्टम स्टेबल हो। तो एल्काइल हैलाइड इसलिए वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनमें खुद में जो बॉन्डिंग होती है और जो वाटर के अंदर सेल्फ खुद में जो बॉन्डिंग होती है, वो दोनों की मात्रा ज्यादा है, उससे जब इन दोनों को मिक्स करने पर नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखो इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिखा है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लिखा है कि दे कांट मेक H बॉन्ड विद वाटर, कि RX जो होते हैं ये वाटर के साथ H बॉन्ड बना नहीं सकते, एंड दे कांट ब्रेक H बॉन्ड विद इन वाटर। मतलब कि एल्काइल हैलाइड खुद वाटर के साथ H बॉन्ड बना नहीं सकते, और वाटर के अंदर जो पहले से H बॉन्ड है उसको वो तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक पर आते हैं, और वो हमारा टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट के बारे में भी स्टूडेंट्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि अगर कोई स्पीशीज में पोलैरिटी है, जैसे कि ये केस हम डिस्कस करें, तो इसके 2 पोल हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। और इसको हम मेजर किससे करते हैं? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? Q इंटू डी। Q कौन था? ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और डी क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। जब हम इस चार्ज को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डाइपोल मोमेंट मिलता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डी बाई। और सबसे बड़ी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका साइन होता है प्लस से माइनस की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि 11th में हम जो भी पढ़ेंगे
जो भी इंफॉर्मेशन हम 11th में हम पढ़ेंगे वो सब की सब एज सच 12th में काम आनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम आरसीएल, आरबीआर और आई में से कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आरसीएल का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बीआर से ज्यादा है और बीआर की आई से ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, जो इसमें एक्सेप्शनल केस है वो ये है, देखो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा आरएफ का होना था, लेकिन आरएफ का डाइपोल मूवमेंट आरसीएल से कम होता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स अभी अभी आपको बताया कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, डिस्टेंस। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि ये जो बीच का डिस्टेंस डी है ये कम हो जाता है, और जब हम डी को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें म्यू मिलता है और उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। हेलोएरिन्स पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी सेम केस है, जो फ्लोरोबेंजीन होते हैं उसका लीस्ट डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो डी भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि जब एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, जब ये दोनों हेलोजन जो हैं वो अपोजिट पोजीशन पर हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये दोनों जो हैं वो मेटा पोजीशंस पर हैं, इनको हम बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये माइनस बनेगा और ये कार्बन प्लस बनेगा, कार्बन प्लस और Cl माइनस, तो इसका डायरेक्शन इधर हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हुआ। तो म्यू की वैल्यू जो है वो तो हो गई सेम दोनों के लिए, लेकिन क्या हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरऑल म्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो भी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका म्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ऑर्थो केस है जिसमें हमारा ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का। एक हमारा आता है इसमें मेटा केस जिसमें हमारा बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर दोनों सीएल पास हैं, यहाँ दोनों सीएल दूर हैं, तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है उसका जो कैंसिलेशन है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं उनका कैंसिलेशन ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हम इन दोनों के म्यू की बात करें तो इसका म्यू ज्यादा होगा और इसका कम होगा। जैसे जैसे एंगल ये बढ़ेगा वैसे वैसे कैंसिलेशन बढ़ेगा और म्यू की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसकी है 2.5 और इसकी है 1.02। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने स्टूडेंट्स एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की 3 फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करी। पहले हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस, पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया, उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस करी और लास्ट में हमने डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया। है ना आसान, कितना आसान है, जो हमने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, हमने कोई नई चीज नहीं सीखी है, जो हमने पहले सीखा था उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। स्टूडेंट्स ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ये सारी चीजें जो मैंने आपको इसमें बताई है ना, ये उनमें भी काम आएंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए जैसे हमारे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।